हेलो व्यूवर्स, हाउ आर यू। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीपीएससी 133 यानी पॉलिटिकल साइंस के यूनिट 11 के बारे में। जैसे कि आप सभी को पता है, अगर आप हमारे चैनल से कनेक्टेड हैं तो आपको पता होगा हम बीपीएससी 133 का पूरा सिलेबस यहाँ पर कवर करा रहे हैं, जिसमें आपको हर एक यूनिट से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आपके एग्ज़ाम में आने की जिनकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं, उन सभी क्वेश्चंस को हम यहाँ पर आंसर्स के साथ डिस्कस कर रहे हैं और देख रहे हैं कि क्या उनमें आप लिख सकते हो, एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग आप में डेवलप करने के लिए। तो चलिए, आज का यूनिट जो 11th है हमारा, राज्य नागरिक समाज संबंध से संबंधित है, जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। पूरा यूनिट कंप्लीट करेंगे एक ही वीडियो में, और इससे पहले 10 यूनिट ऑलरेडी कंप्लीटेड हैं तो उनको भी अच्छे से देख लीजिएगा। साथ ही अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको कोई भी मैं वीडियो डालूं समय से पहले पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को और देख लेते हैं कि क्या इस टॉपिक में है, क्या इस चैप्टर में है। ठीक है, यूनिट 11 को देख लेते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन है, वे कौन से तरीके हैं जिनसे नागरिक समाज की अवधारणा को समझा जा सकता है। यानी नागरिक समाज की जो अवधारणा है उसको कैसे समझा जा सकता है, वो कौन कौन से तरीके हैं। ठीक है, नागरिक समाज सॉरी नागरिक समाज की अवधारणा को सरकार और व्यवसायों से अलग समाज के तीसरे क्षेत्र के रूप में समझा जा सकता है। नागरिक समाज वह होता है जिसमें गैर सरकारी संगठनों और संस्थाओं के समूह होते हैं, और वह समूह नागरिकों, व्यक्तियों तथा संगठनों के हितों और इच्छा को प्रकट करते हैं तथा सरकार से स्वतंत्र होते हैं। नागरिक समाज की धारणा काफ़ी पुरानी है, ये काफ़ी एंशंट टाइम से चली आ रही है। आमतौर पर नागरिक समाज से अनेक ऐसी सामाजिक और राजनीतिक शक्तियों का बोध होता है, ज्ञान होता है, जानकारी होती है, जो राज्य के सीधे नियंत्रण से बाहर होती है। ठीक है, ऐसी शक्तियां आर्थिक, सांस्कृतिक, पर्यावरणीय तथा ऐसे ही अन्य क्षेत्र से संबंधित होती हैं। यहाँ तक अच्छे से समझ में आ गया होगा व्यूअर्स। चलिए आगे देख लेते हैं। कहा जा सकता है कि नागरिक समाज के 3 प्रमुख स्रोत होते हैं, जिनमें अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति शामिल है। तो नागरिक समाज के यहाँ पर 3 स्रोत बताए गए हैं, अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति। और अगर नागरिक समाज को समझना है तो इन्हीं जो स्रोतों को के बारे में जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा कि नागरिक समाज के को जानने के लिए कौन कौन से स्रोत मुख्य होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राज्य के प्रति दृष्टिकोण में ज्ञानोदय क्या परिवर्तन लाया है। देखो, ज्ञानोदय क्या है, एक काल है, ज्ञानोदय एक टाइम लाइन है। चलिए देखते हैं इसमें। यूरोप में 1650 के दशक से लेकर 1780 के दशक तक की अवधि को ही ज्ञानोदय कहते हैं, इतना समझिए बस। इस अवधि में पश्चिमी यूरोप के सांस्कृतिक एवं बौद्धिक वर्ग ने परंपरा से हटकर तर्क, विश्लेषण तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर जोर दिया। ज्ञानोदय का मतलब आप समझ सकते हो, ज्ञान का उदय। उस टाइम लोगों में ज्ञान का एक तरीके से उदय हुआ, उन्होंने नई नई चीज़ों को जानने की कोशिश की और नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर करने की कोशिश की। जैसे बौद्धिक वर्ग, सांस्कृतिक वर्ग जो थे, उन्होंने परंपरा से हटकर, परंपरा से अपनी जो परंपरा चलती आ रही थी उससे अलग हटकर विशेषण तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर ज़्यादा जोर दिया। और ज्ञानोदय ने कैथोलिक चर्च में एवं समाज में गहरी पहुंच बनाकर अपना अन्य संस्थाओं को चुनौती दी। तो यहाँ से आप जान चुके हो इतना, जिससे आधुनिक विश्व के निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ, अच्छा हुआ। वैज्ञानिक एवं तकनीकी प्रगति ने ज्ञान औद्योगिकरण के नए युग का आधार तैयार किया। लोकप्रिय सरकारों की स्थापना, स्वतंत्र व्यक्ति स्वतंत्र पैदा हुआ है, जैसे नारी और व्यक्ति की स्वतंत्रता की मांग ने आर्थिक स्वतंत्रता को प्रोत्साहित किया। तो इन सभी चीज़ों को किस में रखा गया है, ज्ञानोदय में, जो 1760 से 16 देख लेते हैं एक बार। हाँ, 1650 से 1780 तक का काल है, टाइमलाइन है, उसको ज्ञानोदय कहते हैं। इस तरह वाणिज्यवादी आर्थिक नीति से मुक्त अर्थव्यवस्था की ओर जाने की बात की जाने लगी, और इसकी अभिव्यक्ति एडम स्मिथ, जो कि एक विद्वान है, उन्होंने द वेल्थ ऑफ नेशन, जिनकी एक रचना है द वेल्थ ऑफ नेशंस में दिखाया है। ठीक है, बताया है। एडम स्मिथ अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि प्रकृति के नियम की तरह बाजार के भी अपने नियम होते हैं। जैसे प्रकृति के अपने नियम होते हैं, इसी तरीके से बाजार के भी नियम हैं। क्या नियम है? वो नियम है कि
इन नियमों में, हाँ, वो नियम हैं पूर्ति पर आधारित है। नियम जो है मांग और पूर्ति पर आधारित है। ठीक है, बस इतना देखिए। जो प्रकृति है उसके अपने नियम होते हैं, इसी तरीके से बाजार के भी नियम होते हैं। वो नियम क्या है? पूर्ति और मांग पर आधारित होते हैं। ठीक है, डिमांड पर आधारित होते हैं। सक्षम मुक्त अर्थव्यवस्था का सिद्धांत प्रतिपादित हुआ, ये देख लेते हैं क्या है। हाँ, इस तरह विश्व की समक्ष मुक्त विश्व इस तरह क्या हुआ, विश्व के समक्ष मुक्त अर्थव्यवस्था का सिद्धांत प्रतिपादित हुआ, जिसे वर्तमान में काफ़ी महत्व दिया गया उस टाइम। भारत में, अब भारत के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। भारत में 19वीं सदी में चले सामाजिक सुधार आंदोलन पर भी इसका असर दिखाई पड़ता है, यानी ज्ञानोदय का। आधुनिकरण के सिद्धांतों ने समाजों को वर्गीकरण करने और आधुनिक लोकतांत्रिक शासन का मॉडल खड़ा करने के लिए अतीत और वर्तमान दोनों परंपराओं और आधुनिकता संबंधी ज्ञानोदय की समझदारी से मदद ली। समाज सुधार आंदोलनों ने ज्ञानोदय के मानवतावादी विचारों से प्रेरणा ली और धर्म तथा रीति रिवाजों को मानव के सिद्धांतों के अनुरूप डालने की कोशिश की। तो ये था ज्ञानोदय के बारे में, जो एक टाइमलाइन है, जो एक काल है, जिसके बारे में बताया कि उस टाइम भारत की क्या स्थिति थी, भारत पर उसका किस तरीके से इम्पैक्ट पड़ा, क्या प्रभाव पड़े, ये सभी हमने ऊपर डिस्कस किया। अगर आपको एक बार में समझ नहीं आ रहा तो आपको वीडियो 3 बार देखनी होगी। साथ ही जो मैं PDF आपको अवेलेबल कराऊंगा उसको आपको पढ़ लेना है 102 बार, आप अच्छे से समझ जाओगे। कंटेंट बहुत ही सुपर्ब है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ध्यान से वीडियो को देखिए, ध्यान से PDF पढ़िए, आप अपने एग्ज़ाम में एक अच्छा और बेस्ट आंसर लिखने के काबिल बन पाओगे। कंटेंट का उसके PDF के बारे में आपको मैं बता दूं। PDF आपको मिलेगी आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दिया हुआ है। वहां पर जाइए, टैप कीजिए, क्लिक कीजिए, आप टेलीग्राम पर रिडायरेक्ट हो जाओगे। वहां से आप बहुत सारी चीज़ें डाउनलोड कर सकते हो, जैसे इग्नू से रिलेटेड असाइनमेंट्स, गेस्ट पेपर, क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और बहुत सारी चीज़ें जैसे नोट्स की PDF वगैरह, ये सब चीज़ें आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। जीवन स्वतंत्रता और संपत्ति के संरक्षण को प्राकृतिक अधिकारों के रूप में आप किस राजनीतिक चिंतन के साथ संबंधित मानते हैं? यानी जीवन की स्वतंत्रता एक तरफ है, संपत्ति का संरक्षण एक तरफ है। इन दोनों को राजनीतिक चिंतन के नज़रिए से आप किस तरीके से संबंधित, उनको कैसे कनेक्ट कर सकते हो, राजनीति से किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हो, ये क्वेश्चन है। इसमें देख लेते हैं उत्तर। प्राकृतिक अधिकार और कानूनी अधिकार दो प्रकार के अधिकार होते हैं। प्राकृतिक अधिकार वे हैं जो किसी विशेष सांस्कृतिक या जो किसी विशेष संस्कृति या सरकार के कानूनों या रीति रिवाजों पर निर्भर नहीं है। इसमें सार्वभौमिक व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार शामिल हैं। उन्हें मानव कानूनों द्वारा निरस्त नहीं किया जा सकता या रद्द नहीं किया जा सकता। प्रकृति के जो कानून होते हैं उन्हें मानवों के द्वारा हटाया या ख़त्म नहीं किया जा सकता। ठीक है, वो प्रकृति के द्वारा बनाए गए हैं और प्रकृति को कोई बदल नहीं सकता। ठीक है, हालांकि कोई अपने कार्यों के माध्यम से अपने आनंद को खो सकता है। हाँ, कोई अगर चाहे तो अपने कार्यों के हिसाब से कुछ ऐसे कार्य करके अपने स्वयं के द्वारा अपने कानूनों को खो सकता है, लेकिन प्रकृति के पूरे कानूनों को नहीं बदल सकता। जैसे कि किसी और के अधिकारों का उल्लंघन, प्राकृतिक कानून प्राकृतिक अधिकारों का कानून है। ये हमने प्राकृतिक कानूनों के बारे में जाना। अब देखते हैं कानूनी अधिकार क्या है। कानूनी कानून क्या है? कानूनी अधिकार वे हैं जो किसी व्यक्ति को कानूनी प्रणाली के द्वारा मिलते हैं। प्राकृतिक क्या है? जो प्रकृति के द्वारा मिलते हैं। कानूनी क्या है? जो कानूनी प्रणाली के द्वारा किसी व्यक्ति को, किसी नागरिक को मिलते हैं। उन्हें मानव कानूनों द्वारा संशोधित, ठीक है, निरस्त और प्रतिबंधित किया जा सकता है। जबकि प्रकृति के कानून में क्या था? उसके अपोजिट था। उन्हें नहीं निरस्त किया जा सकता, उन्हें नहीं रद्द किया जा सकता, ठीक है, या प्रतिबंधित किया जा सकता। लेकिन कानूनी का जो अधिकार हैं उनको बदला जा सकता है, उन्हें रद्द किया जा सकता है, उन्हें जो है प्रतिबंधित किया जा सकता है। सकारात्मक कानून की अवधारणा कानूनी अधिकारों की अवधारणा से विभिन्न है। प्राकृतिक नियम सबसे पहले प्राचीन यूनानी दर्शन में प्रकट हुए थे और रोमन दार्शनिक सिसरो द्वारा इसका उल्लंघन किया गया था। प्रबुद्धता के युग के दौरान प्राकृतिक कानूनों की अवधारणा का इस्तेमाल राजाओं के दैवीय अधिकारों को चुनौती देने के लिए किया जाता था। इसके विपरीत ऐसे सभी प्रतिष्ठानों की विविधता को चुनौती देने के लिए
अन्य लोगों द्वारा प्राकृतिक अधिकारों की जो है मांग की जाने लगी। अवधारणा का उपयोग किया जाने लगा। मानव अधिकारों का विचार प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांतों से निकला है। मानव अधिकार जो है वो किससे निकले हैं? प्राकृतिक अधिकारों से निकले हैं। जो मानव अधिकारों और प्राकृतिक अधिकारों के बीच अंतर को अस्वीकार करते हैं, वे मानव अधिकारों को उत्तराधिकारी के रूप में देखते हैं जो प्राकृतिक कानून, प्राकृतिक धर्मशास्त्र या ईसाई धर्मशास्त्र सिद्धांत पर निर्भर नहीं है। जो प्राकृतिक कानून है वो किसी धर्मशास्त्र पर निर्भर नहीं है, ठीक है, किसी भी जो है धर्म पर निर्भर नहीं है, वो प्रकृति के द्वारा मिलते हैं। प्राकृतिक अधिकार विशेष रूप से खारिज करने के लिए किसी भी सरकार या अंतर्राष्ट्रीय निकाय के अधिकार से परे माने जाते हैं। कोई भी अंतर्राष्ट्रीय सरकार, कोई भी राज्य सरकार, कोई भी, यहाँ तक कि कितनी भी बड़ी संस्था हो, वो प्राकृतिक अधिकारों को नहीं खो सकती, नहीं खत्म कर सकती, ठीक है। 1948 संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा एक महत्वपूर्ण कानूनी साधन है जो प्राकृतिक अधिकारों की एक अवधारणा को अंतर्राष्ट्रीय नियम कानूनों में शामिल करती है। प्राकृतिक अधिकारों को परंपरागत रूप से विशेष रूप से देखा जा सकता है, परंपरागत रूप से देखा जाता था नकारात्मक अधिकार, जबकि मानवाधिकारों में सकारात्मक अधिकार भी शामिल है। मानवाधिकारों की एक प्राकृतिक अधिकार अवधारणा पर भी दो शब्द पर्यायवाची नहीं हो सकते, ठीक है। यहाँ तक आप अच्छे से समझ गए हो। देन ये देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है हमारा। हमने ऊपर देखा कि प्राकृतिक अधिकार जो कानूनी अधिकार हैं, संसाधन हैं, उन सभी को राजनीति से कैसे जो है कनेक्ट किया जा सकता है। एक दो बार और देखिए, अच्छे से समझ जाओगे। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नागरिक समाज की अवधारणा की व्याख्या किस तरीके से है और प्रतिगामशी का क्या, इसके प्रति क्या है, गामशी जो है एक विद्वान है, इसका क्या योगदान है। ग्रामसी का राज्य का सिद्धांत उसके द्वारा राज्य और नागरिक समाज के पारंपरिक संबंधों के विश्लेषण पर आधारित है। ग्रामसी और मार्क्स दोनों ने राज्य संबंधी विचारों को नागरिक समाज के संदर्भ में पुष्ट किया है, लेकिन मार्क्स और ग्रामसी में इसी बात में भेद है या डिफरेंस है कि मार्क्स ने आर्थिक संबंधों पर अधिक जोर दिया है, जबकि ग्रामसी का जोर जो है वो अधिरचना पर है, ठीक है। ग्रामसी की राज्य संबंधी अवधारणा राजनीतिक और दार्शनिक तत्वों के विश्लेषण पर आधारित होती है और ग्रामसी ने वहां से शुरू किया है जहां पर लेनिन ने छोड़ा या ख़त्म किया है। ग्रामसी का मानना है कि राज्य में राजनीतिक और नागरिक समाज दोनों शामिल हैं। राज्य संबंधी विचारों का विश्लेषण करने के बाद इटली के संदर्भ में अपना मत प्रस्तुत करते हुए कहा किसने? ग्रामसी ने, कि इटली का राज्य कभी भी लोकतांत्रिक या लोकतंत्रीय नहीं था, बल्कि ये निरंकुश और पुलिस राज्य की तरह था। यह मजदूर और कृषक वर्ग के विरुद्ध पूंजीपति वर्ग था, उद्योगपति वर्ग की तानाशाही थी। यद्यपि इसका यह विश्लेषण इटली के सभी राज्य स्वतंत्र रहे क्योंकि इटली के एकीकरण से पहले का है। ये जो विश्लेषण है उसका, वो इटली के एकीकरण से पहले का है। ग्रामसी का कहना है कि इटली के सभी राज्य स्वतंत्र रहे क्योंकि बर्जुआ लोग उन्हें एक करने में असफल रहे। मैकियावली द्वारा किए गए एकीकरण के सारे प्रयास व 19वीं सदी के अंत के प्रयास सभी विफल हुए, असफल रहे। ग्रामसी ने कहा कि 19वीं सदी के बाद इटली का एकीकरण का प्रमुख कारण अंतर्राष्ट्रीय प्रशासन है। जो इटली का एकीकरण हुआ है उसका क्या प्रमुख कारण बताया ग्रामसी ने? अंतर्राष्ट्रीय प्रशासन, ठीक है। ग्रामसी ने अपने विश्लेषण में कहा कि राज्य शोषण का यंत्र होने के साथ साथ सभी सैद्धांतिक और व्यवहारिक क्रियाकलापों का जटिल समूह है जिसके द्वारा शासक वर्ग शासित पर अपने शासन या आधिपत्य को नियोजित ठहराते हैं और उसकी सहमति प्राप्त करने का भी प्रयास करते हैं। ग्रामसी ने आगे कहा कि शासक वर्ग का आधिपत्य नागरिक समाज के माध्यम से ही संभव हुआ है, परंतु यह आधिपत्य सभी समाजों में बराबर नहीं रहा है। तो इस चीज़ को आप देख लीजिएगा। ग्रामसी के बारे में काफ़ी ज़्यादा डिटेल दी गई है। ग्रामसी ने क्या कहा, उसकी पुस्तक जो है उसने अपनी पुस्तक में या अपने जो लेख हैं उनमें क्या कहा, अपने जीवन काल में उसने क्या क्या चीज़ें बताई हैं। तो ये सभी चीज़ें उसने बताई हैं जिसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैं इसको पूरा नहीं पढ़ूँगा क्योंकि इसमें जो है टाइम लगने वाला है, थोड़ा सा टाइम एक्स्ट्रा लगेगा जिससे वीडियो लंबी हो जाएगी।
तो इस वजह से मैं इसको स्किप करता हूँ। वीडियो पहले से ही नॉर्मल जो वीडियो हमारी हैं उनसे लंबी है। तो अगला क्वेश्चन मैं अब देखने वाला हूँ, यहाँ पर थोड़ा सा देख लेंगे इसका क्वेश्चन जहाँ पर ख़त्म है, इसका एंड देख लेते हैं थोड़ा सा क्या बताया गया है इसमें। हाँ चलो यहाँ से देख लेते हैं। हाँ, कभी कभी या इसी दृष्टि से रूस की यहाँ से देख लेते हैं। इस दृष्टि से रूस की क्रांति पूर्ण क्रांति नहीं कही जा सकती, क्योंकि इसमें ये भी नहीं। यहाँ से देखते हैं, ग्रामसी का मानना है कि जब नागरिक समाज द्वारा राजनीतिक समाज पर पूर्ण अधिकार हो जाए। किसके द्वारा? नागरिक समाज के द्वारा जब राजनीतिक समाज पर पूरा अधिकार हो जाए तो वही वर्ग क्या है? विहीन वर्ग है, विहीन समाज है। तो इसको ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। साथ ही जो ऊपर बहुत से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं उसको मैंने बताया। साथ ही आप एक दो बार इसको पढ़िए, वीडियो को देखिए और अच्छे से उसको समझने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देख लेते हैं, नए सामाजिक आंदोलनों में क्या नया है। यानी जो इस समय नए सामाजिक आंदोलन उभर रहे हैं या चल रहे हैं जहाँ पर भी, उनमें क्या डिफरेंस है प्राचीन या पहले जो सामाजिक आंदोलन होते थे उनसे। ठीक है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। आइए, सोशल मूवमेंट्स NSM सामाजिक आंदोलनों का एक सिद्धांत है जो विभिन्न पश्चिमी समाजों में 1960 के दशक के मध्य से है आने वाले नए आंदोलन की अधिकता को समझाने का प्रयास करता है। 1960 के दशक के मध्य से आने वाले नए आंदोलन की अधिकता को समझाने का कौन प्रयास करता है? सामाजिक आंदोलन का सिद्धांत। ठीक, जिनका दावा किया जाता है कि पारंपरिक सामाजिक आंदोलन प्रतिमान से महत्वपूर्ण रूप से हटकर NSM सिद्धांत के दो केंद्रीय दावे हैं। पहला यह है कि उत्तर औद्योगिक अर्थव्यवस्था का उदय सामाजिक आंदोलन की एक नई लहर के लिए जिम्मेदार है, और दूसरा यह है कि वे आंदोलन औद्योगिक अर्थव्यवस्था के पिछले सामाजिक आंदोलनों से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट हैं, अलग हैं। प्राथमिक अंतर उनके लक्ष्यों में है। जो प्राथमिक अंतर है सामाजिक आंदोलन जो हमने बताया कि प्राचीन टाइम में कैसे थे और अब कैसे हैं, इनमें जो प्राथमिक अंतर है उनके लक्ष्यों में है। क्योंकि नए आंदोलन भौतिकवादी गुणों जैसे कि आर्थिक भलाई के मुद्दों पर नहीं है, बल्कि मानव अधिकारों जैसे समलैंगिक अधिकार या शांतिवाद से संबंधित मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करता है। यहाँ पर एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बताई गई है कि देखो जो प्राचीन आंदोलन होते थे और जो नए आंदोलन होते हैं उनमें मेन डिफरेंस क्या है? उनके लक्षणों में मेन डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? मेन लक्षण जो है उनके, उसमें डिफरेंस है। यानी जो नए आंदोलन उभर रहे हैं इस टाइम, जो नए आंदोलन सामने आ रहे हैं, उनका मेन मोटिव क्या है, उनका मेन पॉइंट क्या है? भौतिकवादी गुण से अलग हटकर दूसरे जो आर्थिक भलाई के मुद्दे हैं उन पर, तो उनका जो है पॉइंट नहीं है। नए आंदोलन भौतिकवादी गुणों जैसे कि आर्थिक भलाई के मुद्दे इन चीज़ों से हटकर हैं। वो क्या है? मानव अधिकारों से संबंधित है। मानव अधिकार जैसे समलैंगिक अधिकार, शांतिवाद, इन चीज़ों पर ज़्यादा फोकस डालते हैं। ठीक है, जो ये आर्थिक भलाई वगैरह बताते हैं या भौतिकवादी जो गुण हैं ये पुराने टाइम में चलते थे। अब क्या है? अब अधिकारों पर, मानव अधिकारों पर ज़्यादा चर्चा होती है। जो आंदोलन होते हैं वो मानव अधिकारों से संबंधित ज़्यादा होते हैं। औद्योगिक काल के दौरान गैर भौतिकवादी मुद्दों से संबंधित आंदोलन मौजूद थे और पारंपरिक आंदोलन आर्थिक कल्याण से संबंधित आज भी मौजूद हैं। ये आज भी मौजूद हैं, लेकिन जो नए उभर रहे हैं उनमें ज़्यादातर क्या है? वही है मानव अधिकारों के बारे में औद्योगिक काल के दौरान बताया। इसमें जैसे पारंपरिक आंदोलनों की तुलना में नए सामाजिक आंदोलनों की कुछ अनूठी विशेषताएं हैं। पुराने और नए आंदोलनों के बीच के अंतर को पुराने सिद्धांतों द्वारा समझाया गया है। इसमें संदेह है कि क्या समकालीन आंदोलन विशेष रूप से उत्तर औद्योगिक समाज का उत्पाद है। ठीक है, NSM लगभग विशेष रूप से वामपंथी आंदोलनों पर ध्यान केंद्रित करता है और दक्षिणपंथी पर विचार नहीं करता है। एक बिल्कुल नए सिद्धांत के बजाय सामाजिक आंदोलन सिद्धांत के एक निश्चित उदाहरण के रूप में बेहतर देखा जा सकता है। NSM मोटे तौर पर 1960 के दशक के प्रति संस्कृति का विस्तार है और किसी भी सामान्य आंतरिक एकता की तुलना में विरोध के इर्द गिर्द अधिक निर्मित है। नए आंदोलन असाधारण हैं जहां सदस्य या प्रस्तावक
पुराने आंदोलनों को प्रभावी, अप्रभावी या इनएक्टिव बनाते हैं। ठीक है, महत्वहीन दिखाते हैं। इसमें शायद हाँ, हाल के एनएसएम सोशल मीडिया और गेम संस्कृति से प्रेरित हैं। जो नए आंदोलन है वो जो एनएसएम है वो सोशल मीडिया और मेम संस्कृति से प्रेरित है, जो अक्सर उनकी गंभीरता और अर्थ को कम कर देते हैं। तो ये चीज़ें इसमें डिस्कस करने लायक थी, जो हमने डिस्कस की सभी चीज़ें, और सभी जो इम्पोर्टेंट सेगमेंट थे वो हमने इसमें डिस्कस किए। साथ ही आपको ये जो पूरी पीडीएफ है हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल चुका है आपको। वहाँ से जाइए, वहाँ से टेलीग्राम पर आप जाओगे और वहाँ से आप इग्नू से रिलेटेड बहुत सारा इंपॉर्टेंट मटेरियल डाउनलोड कर सकते हो। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। साथ ही अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। अगले इवेंट के साथ मिलते हैं। थैंक्स।